गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जानेंगे आज़ादी के उस दीवाने के बारे में जिसने कहा था आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। बिल्कुल, आज हम चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन के बारे में जानेंगे। उनके जन्म से लेकर उनके अमर होने तक की सभी घटनाओं को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह से उन्होंने उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अपना घर छोड़ा था, अपना गांव छोड़ा था और फिर भारत माता की आज़ादी के लिए उच्च शिक्षा को ही छोड़ दिया था। आज़ाद के जीवन की जो घटनाएं हैं, जो किस्से हैं, जो कहानियां हैं, वो किसी फिल्म की तरह लगती हैं और इसीलिए आज़ाद हमारे रियल लाइफ हीरो हैं। जब कभी चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आता है तो हमारे शरीर में, हमारी रगों में जो खून बह रहा है उसका वेग कुछ बढ़ जाता है ना। इसीलिए आज़ाद क्या है, हमारे रियल लाइफ हीरो हैं। आज़ाद का जन्म हुआ था भाबरा गांव में, जो कि मध्य प्रदेश में आता है, अलीराजपुर जिले के अंतर्गत आता है। किस तरह से आज़ाद ने उच्च शिक्षा के लिए अपना गांव छोड़ा, इसके बाद उस समय में देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलनों में हिस्सा लिया, लेकिन वहां से निराशा मिली, निराश हो गए। उसके बाद क्रांति के पथ पे चले, क्रांतिकारी संगठन से जुड़े, संगठन के लिए धन इकट्ठा करने के लिए किस तरह से कुछ सफल कुछ असफल कोशिशें इन्होंने की, उन कोशिशों के बारे में आज हम जानेंगे। काकोरी ट्रेन डकैती के बारे में आज हम जानेंगे। किस तरह से सेठ दिलसुख राय से इन्होंने धन प्राप्त किया था, उस घटना, उस किस्से को भी जानेंगे। वायसराय उस समय था भारत का इरविन जिस ट्रेन से जा रहा था उसकी पटरी पे बम लगा दिया था और इरविन मरते मरते बचा था, उस घटना को भी आज हम जानेंगे। किस तरह से लाला लाजपत राय की मृत्यु का, और इन्होंने कहा था लाला लाजपत राय की मृत्यु नहीं हुई है, उनकी हत्या की गई है, तो लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए स्कॉट को मारने की योजना बनाई थी। और सैंडर्स की हत्या के बाद किस तरह से भेष बदल करके लाहौर को छोड़ा था, उस किस्से को भी जानेंगे। अपना भेष बदलने में इतने माहिर थे आज़ाद कि इन्हें बहुरूपिया कहा जाता था। एक बार तो इन्होंने गरीब बूढ़े का भेष धारण कर रखा था और पुलिस वाला इन्हीं से पूछ रहा था कि क्या तुमने यहाँ से किसी नवयुवक को जाते हुए देखा, तो इन्होंने कहा नहीं देखा। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से अपना भेष बदल लेते थे और इसीलिए इन्होंने कहा था ना, आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे, कभी जिंदा पुलिस की पकड़ में नहीं आऊंगा, ये इनका प्रण था और ये इन्होंने अपना प्रण निभाया। तो हम इन सभी घटनाओं के बारे में जानेंगे और किस तरह से इस बात को भी जानेंगे कि किस तरह से इन्हीं के संगठन के साथी सदस्य ने विश्वासघात किया, लेकिन आज़ाद मरकर भी अमर हो गए। इन सभी घटनाओं को, किस्सों को, कहानियों को जानेंगे। 23 जुलाई का दिन था 1906, जब आज़ाद का जन्म हुआ। 1906 में देश में क्या घटनाएं चल रही थी ये हम सभी जानते हैं। 1906 में जन्म हुआ भाबरा गांव में। भाबरा गांव अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनके पिता थे पंडित सीताराम तिवारी और माता थी श्रीमती जगरानी देवी। इनका नाम था पंडित चंद्रशेखर तिवारी। आज हम जानेंगे फिर ये आज़ाद के नाम से कैसे प्रसिद्ध हुए, इनका नाम आज़ाद कैसे रखा गया, इस किस्से को भी आज हम जानेंगे। इनको बचपन में जैसा सभी को पसंद होता है, इनको भी पसंद थे, आज़ाद को खेल पसंद थे मलखम्ब। मलखम्ब जो है ये मध्य प्रदेश का राज्य खेल है। इनको कुश्ती, लाठी चलाना ये भी बहुत पसंद था और बहुत माहिर भी थे। आज़ाद का निशाना इतना अचूक था कि हम देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेजी सरकार, अंग्रेज जो पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने भी तारीफ की थी आज़ाद की कि ऐसा निशाना उन्होंने नहीं देखा। बहुत अचूक निशाना था आज़ाद का। आज़ाद जो हैं उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पूरी की थी। माता पिता के बहुत ज़्यादा लाडले थे, बहुत लाड प्यार में इनका बचपन बीता। फिर उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने अपना गांव, अपना घर छोड़ दिया और काशी चले गए। काशी उच्च शिक्षा का केंद्र हुआ करता था उस समय। काशी, बनारस, वाराणसी, जहां से वर्तमान प्रधानमंत्री सांसद भी हैं, तो काशी चले गए। काशी जो कि शिव नगरी था और यहाँ पे जैसे बंगाल जो क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता था, कुछ वैसा ही माहौल जो था वो काशी का भी था। अब काशी में आने के बाद, अब जिस समय काशी पहुंचे चंद्रशेखर आज़ाद, उस समय इनकी उम्र थी लगभग 14 वर्ष। और इस समय देश में जो घटनाएं चल रही थी, देखिए 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। 1915 में गांधी जी भारत आए। गांधी जी ने भारत आने के बाद पहले सहयोग किया था अंग्रेजों का, और सहयोग क्या किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था गांधी जी ने।
और कहा था कि हमें अभी अंग्रेजों का सहयोग करना चाहिए, इसके बदले में अंग्रेज हमें आज़ादी देंगे। अंग्रेजों ने भी कहीं ना कहीं ये विश्वास दिलाया था कि बिल्कुल हम ये तय करेंगे, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद ये तय किया जाएगा कि भारत को कब और कैसे आज़ादी दी जाएगी। लेकिन तब तक हमारे भारतीयों के मन में एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगा कि ये तय करने की क्या आवश्यकता है कि कब और कैसे दी जाएगी। आज़ादी हमारी है, हमें आज़ाद होना है, आप कौन होते हैं देने वाले। लेकिन ऐसा किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा था। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, लेकिन इन अंग्रेजों ने हमारे भारतीयों की जो उम्मीदें थी उस पर पानी फेर दिया था। और हम जानते हैं इसीलिए असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था देशव्यापी हड़ताल के लिए। क्योंकि देखिए रोलेक्ट एक्ट जो आया था इस समय, क्योंकि आजाद पहले राष्ट्रीय आंदोलन से ही जुड़े थे, असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, लेकिन फिर निराश कैसे हुए और किस तरह से क्रांति के पथ पे आगे बढ़े, इसके लिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम जानें कि हमारे देश में आखिर चल क्या रहा था इस समय में। तो देखिए 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, लेकिन इन अंग्रेजों ने हमें शासन प्रशासन में भूमिका देने की बजाय, हम भारतीयों को और ज्यादा भागीदार बनाने की बजाय ये हमारे ऊपर लेकर आए रोलेक्ट एक्ट। और रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया। अब इसका विरोध बिल्कुल गांधी जी ने भी किया, इस बिल का विरोध गांधी जी के द्वारा भी किया गया। गांधी जी ने सत्याग्रह की चेतावनी भी दी कि भाई इसीलिए तुम्हारा सहयोग थोड़े ना किया था कि बाद में तुम रोलेक्ट एक्ट लेकर आओ, क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट था जिसके लिए कहा जाता है ना दलील ना वकील ना अपील, बिल्कुल ये वही है। अब यहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह की चेतावनी दे दी, देशव्यापी हड़ताल का आह्वान कर दिया गांधी जी ने। इसका मतलब स्कूल कॉलेज सभी हड़ताल करें। यहाँ पे आज़ाद भी इनमें शामिल हो गए, आंदोलन में शामिल हो गए, हड़ताल में शामिल हो गए, इस तरह से जुड़ गए राष्ट्रव्यापी आंदोलन से आज़ाद भी। अब यहाँ पे हुआ यूं कि हम सभी जानते हैं 1919 में अमृतसर में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते, जो कि ब्रिटिश शासन के ऊपर एक बहुत बड़ा काला धब्बा है और जिनसे हम मानवता की उम्मीद कर रहे थे वो कितने अमानवीय हैं और उन्होंने कैसा अमानवीय कृत्य किया, इसका उदाहरण है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। इसके बाद क्या गांधी जी, क्या रविंद्रनाथ टैगोर, जितने भी लोग अंग्रेजों की पॉलिसीज के और उनके सिस्टम के पक्षधर थे, वो भी इनके विरोधी हो गए, क्योंकि ये इतना बड़ा कुकृत्य था, इतना बड़ा मानवता के विरुद्ध कार्य था कि इसीलिए अंग्रेजों का बहुत विरोध हुआ। अब यहाँ से जो युवा वर्ग था उसे लग रहा था कि हमें भी इसका प्रत्युत्तर देना चाहिए। अब यहाँ पे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, लेकिन हम जानते हैं गोरखपुर में चोरा चोरी नामक स्थान पे जो घटना हुई, जिसके बाद गांधी जी ने कहा कि आंदोलन हिंसक हो गया है और गांधी जी थे अहिंसा के पक्षधर। तो क्योंकि आंदोलन हिंसक हो गया इसलिए गांधी जी ने तुरंत आंदोलन को रोक दिया। आंदोलन को रोकने से बिल्कुल उस समय जो गांधी जी के बिल्कुल पक्षधर थे उन्होंने भी, हमारे उस समय के जो राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने भी गांधी जी का बहुत विरोध किया था इस बात के लिए कि भाई आप इतना सफल जब आंदोलन चल रहा है तो आप बीच में क्यों रोक रहे हैं, लेकिन गांधी जी ने रोक दिया था। अब यहाँ पे युवा वर्ग जिसमें आज़ाद भी थे, यहाँ पे क्या हुए, बहुत ज़्यादा निराश हुए। तो यहाँ से राष्ट्रव्यापी आंदोलन से यहाँ से निराशा हाथ लगी, फिर चल पड़े थे क्रांति के पथ पे। इसके बाद असहयोग आंदोलन के समय में ही जो आज़ाद हैं इनको एक रात जेल में बितानी पड़ी थी, इनको भी पकड़ के ले जाया गया। लेकिन इस समय में क्योंकि इनकी उम्र केवल 15 वर्ष के आसपास ही थी, तो इतनी छोटी आयु का, जब मजिस्ट्रेट ने देखा कि इतनी छोटी आयु का एक बच्चा जो है वो यहाँ पे कटघरे में खड़ा हुआ है, तो मजिस्ट्रेट, हालांकि ये जो खेरफाट था ये बहुत ही स्ट्रिक्ट था, और स्ट्रिक्ट क्या हमें कहना चाहिए, बहुत खड़ूस था, ये बहुत ही दंड जो है वो बहुत कठोर दिया करता था। लेकिन बालक को देखकर, बच्चे को देखकर इसका मन भी थोड़ा पिघला और इसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इन्होंने कहा आज़ाद, और यहीं से इनका नाम आज़ाद पड़ा। इन्होंने चंद्रशेखर तिवारी नाम नहीं बताया, इन्होंने कहा आज़ाद। उन्होंने पूछा, फिर से पूछा मजिस्ट्रेट ने कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, स्वतंत्रता, और तुम्हारा घर कहाँ है, जेल खाना। तो बता ही दिया आज़ाद ने कि आगामी इरादे क्या हैं। तो
इससे और ज़्यादा भड़क गया, बहुत गुस्से में आ गया ये खेरफाट, और इसने इस समय में उस 15 वर्ष के बच्चे को, अगर आपको आयु का अंदाजा नहीं लग पा रहा तो अपने आसपास किसी 14, 15, 16 वर्ष के आयु के बच्चे को आप देखो, आपको लगेगा कि क्या 15 बेंत उस समय जो सजा सुनाई गई थी वो कितनी कठोर सजा थी, ये आपको अंदाजा लगेगा। 15 बेतों की सजा इनको दी गई और इन्होंने बिल्कुल भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलते हुए इन 15 बेतों की सजा को इन्होंने स्वीकार किया और ये बेत इनको लगाई गई। तो इस तरह से आज़ाद का नाम आज़ाद हुआ। यहाँ पे क्रांतिकारी संगठन से फिर ये जुड़े, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन से निराश हो चुके थे तो क्रांतिकारी संगठन से जुड़े। इस समय में क्रांतिकारी दल, देखिए इस समय के अंदर राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल ये जेल में थे, लेकिन फिर इनको छोड़ दिया गया था। इन्होंने बाहर आते ही उत्तर प्रदेश में जगह जगह पे इन्होंने अपने संगठन को, क्रांतिकारी दल को मजबूत करना स्टार्ट किया और कुछ इसी विचारधारा पे इसी तरह के कार्य कर रही थी बंगाल में अनुशीलन समिति। लेकिन 1922 से पहले, 1922 से पहले ये दोनों ही अलग अलग काम कर रहे थे। यहाँ पे आकर ये दोनों मिल गए और ये संगठन कहलाया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। संगठन पर रूसी साम्यवाद का प्रभाव था, बिल्कुल, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रूसी क्रांति तो 1917 में ही हो चुकी थी। इस संगठन पे भी साम्यवाद का प्रभाव था और इसीलिए पता कैसे चलता है इनके उद्देश्यों से। तो उद्देश्य हम जान लेते हैं कि आखिर इस एसोसिएशन के, इस संगठन के उद्देश्य क्या थे। तो संगठित क्रांति के द्वारा गणतंत्र की स्थापना करना, नागरिकों को मताधिकार दिलवाना और समाज का जो शोषित वर्ग है उसके उत्थान के लिए कार्य करना, ये इस संगठन का उद्देश्य था। केवल आज़ादी, केवल स्वतंत्रता, केवल अंग्रेजों को यहाँ से भगा देने तक इनका संगठन सीमित नहीं था। इसीलिए ये क्रांतिकारी संगठन जब धन की आवश्यकता होती थी तो बिल्कुल ये उस अमीर, उस व्यापारी, धनी वर्ग से भी पैसा वसूल करते थे, पैसा लेते थे। हाँ, हम उन्हें डकैती कह देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो डकैती नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने कोई अपने घर भरने के लिए वो पैसा इकट्ठा नहीं किया था। इन्होंने संगठन को चलाने के लिए आर्म्स, शस्त्र को इकट्ठा करने के लिए, आर्म्स के लिए धन की आवश्यकता थी, संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, इसलिए इन्होंने यहाँ पे धन इकट्ठा किया था और व्यापारियों से बाकायदा। इसीलिए उस किस्से को तो हम जानेंगे ही कि कैसे इन्होंने सेठ दिलसुख राय से धन प्राप्त किया था, है ना। अब यहाँ पे इनके आपको समझ में आ रहा है कि उद्देश्य क्या थे संगठन के। तो संगठन को चलाने के लिए बिल्कुल धन की आवश्यकता होती थी, धन इकट्ठा करते भी थे। देखिए 9 अगस्त 1925 को, अब यहाँ पे काकोरी डकैती से पहले हम ये देखते हैं कि कुछ असफल डकैतियां या असफल प्रयास किए गए थे कि धन इकट्ठा किया जा सके। उसमें भी इनके आड़े आ गए थे इन्हीं के प्रिंसिपल्स। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में इन्होंने एक जगह डाका डालने का सोचा, और किसके घर डाका? जिसके घर में बहुत ज़्यादा धन था, क्योंकि वो बहुत धनी व्यक्ति व्यापारी वर्ग से था और जो गरीब वर्ग था उसका शोषण करके ही उसने धन इकट्ठा किया था। उसके घर से इन्होंने धन इकट्ठा करने की, धन लाने की योजना बनाई। योजना, प्लानिंग पूरी बनती थी, कौन क्या काम करेगा, चाहे वो काकोरी ट्रेन डकैती हो कि कौन 3 लोग ट्रेन में पहले चढ़ेंगे, कौन चैन खींचेगा। योजना, प्लान ए, प्लान बी हमेशा रेडी रहते थे। तो योजना बहुत, राम प्रसाद बिस्मिल भी, आज़ाद भी, भगत सिंह भी योजना बहुत प्रॉपर मैनर में बनाते थे। इसीलिए एग्जीक्यूशन के मामले में हम देखते हैं कि कितना बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर ले जाते थे। अदरवाइज आप सोचिए कि उस समय ब्रिटिश सरकार के सामने सैंडर्स की हत्या कर देना ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। उसके लिए कितनी प्रॉपर प्लानिंग की गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती सरकार का, क्योंकि भारतीयों का ही धन था, सरकार का थोड़े ना था, ब्रिटिश सरकार का धन थोड़े ना था, भारतीयों का था। लेकिन क्योंकि ये डकैती ही कहलाया, तो यहाँ पे काकोरी ट्रेन को किस तरह से लूटा उसके लिए भी प्रॉपर योजना बनाई गई थी। इससे पहले इन्होंने, जो व्यापारी धनी था उसके घर से धन लूटने ये पहुंचे। राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खां थे, बिस्मिल के नेतृत्व में ये सब हो रहा था, ये डकैती हो रही थी। वहाँ पे जाकर इन्होंने कहा कि घर में जितने भी पुरुष हैं उनको एक तरफ कर दिया और उनको बंदी बना लिया। लेकिन इन्होंने कहा क्योंकि हम ब्रह्मचारी हैं, हम महिलाओं को हाथ नहीं लगाएंगे। अब महिलाओं को, उस घर की महिलाओं को ये बात पता चल गई कि अच्छा ये हमें नहीं लगाएंगे, लेकिन हम तो इनसे इनकी पिस्टल जो है वो छीन ही सकते हैं। महिलाओं ने पिस्टल भी छीन ली और फाइनली उन पुरुषों को भी छुड़वा लिया और इनको बिना धन के ही वापस आना पड़ा था। ठीक इसी तरह से एक बार क्या हुआ कि धन की इतनी ज़्यादा आवश्यकता थी
कि यहाँ पे सब लोग विचार कर रहे थे कि किस तरह से धन इकट्ठा किया जाए। तो गाजीपुर में एक महंत थे। यहाँ पे इन्हीं के संगठन के एक साथी ने आकर बताया कि गाजीपुर के जो महंत है बहुत बड़ी गद्दी के महंत है और वहाँ पे बहुत पैसा है, बहुत धन है। उस धन से हमारे संगठन की सारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि महंत जो है वो बीमार चल रहा है और वो अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहा है। तो ऐसे में उसका विश्वास जीत करके उसका उत्तराधिकारी बन जाया जाए तो डेफिनेटली हमारे धन की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। अब ऐसे में जरूरी हो गया कि किस व्यक्ति को वहां पे भेजा जाए जो ये काम बहुत प्रॉपर मैनर में कर सके, ये जरूरी था। तो फाइनली सब लोगों ने आजाद की तरफ देखा कि आजाद तुम शिष्य बनो, वहां जाकर के तुम ब्रह्मचारी हो और वहां अच्छे शिष्य बनोगे तो उसके बाद तुम्हें वो उत्तराधिकारी महंत नियुक्त कर देगा। उसके बाद हमारे लिए वो धन है वो संगठन के लिए काम में लेना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आजाद जो हैं उन्होंने पहले मना किया कि नहीं, किसी के साथ विश्वासघात धोखाधड़ी नहीं करना है, लेकिन संगठन वालों ने कहा भाई ये सब भारत माता के लिए हो रहा है, उनकी आज़ादी के लिए हो रहा है, हमारे नेशन के लिए ये काम हम कर रहे हैं, हम अपने घर के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने घर के सदस्यों के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। आज़ाद फाइनली मान गए, पहुंच गए वहाँ पे महंत के पास। अब महंत जो हैं वो इतना अच्छा शिष्य पा करके वैसे ही प्रसन्न रहने लग गए और धीरे धीरे बीमारी से मुक्त भी हो गए, ठीक हो गए, हष्ट पुष्ट हो गए। तो यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद को लगा कि भाई इस तरह से मैं समय व्यतीत नहीं कर सकता, मैंने इसलिए अपना घर अपना गांव नहीं छोड़ा था कि मैं भारत माता की आज़ादी की बजाय यहाँ पे धन इकट्ठा करने में ही केवल अपना समय लगाता रहूं। हम धन जो है वो किसी और तरह से एकत्रित कर लेंगे। तो उन्होंने बाकायदा अपने साथियों को चिट्ठी लिखी कि मैं यहाँ से वापस आना चाहता हूँ, फिर वहां से वापस आ गए। तो ये दोनों ही किस्से क्या थे, असफल थे। तो ऐसा नहीं है कि हर बार तुरंत सफलता मिल ही जाती थी, कुछ असफल किस्से कहानियां भी थे। उसके बाद इन्होंने योजना बनाई काकोरी में ट्रेन को लूटने की। अब यहाँ पे इस ट्रेन को लूटने के लिए क्या चाहिए था कि कोई व्यक्ति यहाँ पे क्या करे, चैन को खींचे। तो यहाँ पे 3 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया कि आपको जाना है ट्रेन में, इसके बाद इस स्थान पे पर्टिकुलर पे आपको चैन खींचनी है, इसके बाद बाकी जो 7 लोग हैं वो ट्रेन में चढ़ने वाले हैं, किसे वहाँ पे ट्रेन चालक को रोकना है, उसे नीचे उतार कर बंदी बनाना है, फिर कहाँ से धन का जो बॉक्स है जिसमें कैश रखा गया है उसको उतारना है, उसका लॉक तोड़ना है। और ये सारे काम को प्रॉपर मैनर में इन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया। और जो पहले से तय था कि किस क्रांतिकारी को कहाँ पहुंचना है इस डकैती के बाद में, वो भी पहले से तय था। आज़ाद जो थे वो लखनऊ पहुंचे थे, जबकि वो लखनऊ को बहुत प्रॉपर मैनर में जानते नहीं थे। आज़ाद लखनऊ पहुंचे और रात को पार्क में ही सो गए। राम प्रसाद बिस्मिल को उन्होंने कैश पकड़ा दिया और जाकर के पार्क में सो गए। सुबह उठकर उन्होंने अखबार में, न्यूज़पेपर में देखा कि काकोरी ट्रेन डकैती का किस्सा तो सारी जगह फैल चुका है। तो यहाँ पे देखिए इसमें शामिल कौन कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां। बिल्कुल ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है कि कौन शामिल थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, मननाथ गुप्ता, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल, सचिंद्र नाथ, मुरारी लाल और केशव चक्रवर्ती, ये 10 लोग इसमें शामिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल जो कि बहुत अच्छे शायर थे, इन्होंने कहा जब इनको फांसी की सजा दी गई, राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खां को, राजेंद्र लाहिड़ी को और रोशन सिंह को, इन चारों को सजाए मौत दी गई थी काकोरी ट्रेन डकैती के बाद में। लेकिन आज़ाद तो आज़ाद थे, आज़ाद ही हैं और आज़ाद ही रहेंगे। जो प्रण उन्होंने लिया था वो उन्होंने अंत समय तक पूरा किया कि मुझे कभी भी अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत, ये पुलिस वाले कभी जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे, और वही उन्होंने करके दिखाया। तो देखिए यहाँ पे आज़ाद नहीं पकड़ में आए थे, बाकी लोग पकड़ में आ गए थे। काले पानी की सजा दी गई कुछ को, और कुछ को यहाँ पे सजाए मौत दी गई। सजाए मौत में जो अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल थे, ये बहुत क्लोज थे चंद्रशेखर आजाद के। जब इनको सजाए मौत मिली, जब इनको फांसी दी गई, तो आजाद बहुत टूट गए थे, और ऐसे समय में उनके साथी बने थे भगत सिंह। इस बात को भी अभी हम जानेंगे। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल जो कि बहुत अच्छे शायर थे, इन्होंने कहा था, होश में आ जाओ बुलबुलों अब चमन खतरे में है, जब सजा सुनाई गई थी तब कहा था। और जब इन्हें फांसी के फंदे की तरफ ले जाया जा रहा था, तब इन्होंने कहा था, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। अब यहाँ पे साथ छूट गया था राम प्रसाद बिस्मिल के आजाद के साथ में। इसके बाद
आज़ाद क्योंकि बहुत ही टूट चुके थे, आज़ाद कानपुर में जाकर वीर सावरकर से मिले और ठीक इसी दिन वीर सावरकर से मिलने पहुंचे भगत सिंह। यहाँ पे इंट्रोडक्शन, परिचय करवाया एक दूसरे के साथ में। वीर सावरकर ने आज़ाद का भगत सिंह से परिचय करवाया और यहाँ पे ये दोनों फिर यहीं से एक साथ हुए और ये दोनों इतने साथ हुए कि आज के समय में हम कभी भी आज़ाद अकेले का या भगत सिंह अकेले का नाम नहीं लेते। हम कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, मतलब दोनों के नाम साथ में आते हैं। ये जोड़ी इस तरह से थी और इस जोड़ी से अंग्रेज बहुत थर-थर कांपते थे, बहुत खौफ, बहुत भय था अंग्रेजों में इस जोड़ी का। तो यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो भगत सिंह से मिले थे कानपुर में। इसके बाद 1928 में इन सभी कार्यकर्ताओं ने, जो संगठन के सदस्य थे, इन्होंने दिल्ली में मिलने का प्लान बनाया था। दिल्ली में ये क्रांतिकारी एकत्रित हुए थे और यहाँ पे संगठन का नाम जो था वो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का नाम रखा गया और आगे की जो योजना थी वो यहाँ पे तैयार की गई कि कौन कहाँ से किस तरह से योजना बना करके काम करेगा, कौन किस काम को एग्जीक्यूट करेगा। ये सब पूरा प्लान जो था, योजना जो थी, वो यहाँ पे बनाई गई थी। इसके बाद एक बार वायसराय, उस समय का वायसराय इरविन, जो कि दिल्ली से बाहर जाने वाला था, तो इन्होंने प्लान बनाया कि इरविन जिस ट्रेन से जा रहा है उसकी पटरी पे बम लगाया जाए। टाइम बम इन्होंने लगाया था पटरी पर, लगभग फरीदाबाद के आसपास पास वाले क्षेत्र में ही पटरी पे बम था। पटरी पे जो बम था वो इतना सटीक तरीके से फटा, बस बाल बाल मरते मरते बच गया था इरविन। और कितना बड़ा मैसेज इन्होंने उस समय के वायसराय को दे दिया था कि उसके बाद वायसराय का कहीं भी आना जाना बहुत ही कम कर दिया था इस पूरी अंग्रेजी हुकूमत ने, अंग्रेजी सरकार ने, क्योंकि ये तो बहुत सिस्टमेटिकली चलते थे। इन्हें लग रहा था कि अगर ये क्रांतिकारी वायसराय की हत्या करने में अगर सफल हो जाएंगे तो ये बहुत बड़ा मैसेज चला जाएगा पूरी जनता में कि हाँ, इन अंग्रेजों को कभी भी कहीं पे भी हराया जा सकता है, इन्हें यहाँ से भगाया जा सकता है। और यही मैसेज अंग्रेजी सरकार नहीं देना चाहती थी, तो इसी वजह से यहाँ पे बच गया था खैर इरविन यहाँ पे। लेकिन इसके बाद देखिए, हर एक घटना के बाद ये अंग्रेजी सरकार ये मैसेज देना चाहती थी कि जो कोई भी सरकार के विरुद्ध होगा, खिलाफ होगा, उसे बहुत कड़ी सजा दी जाएगी। जैसे चोरा चोरी कांड में हम सभी जानते हैं कि 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। उसके बाद क्या आप जानते हैं कितने सैकड़ों भारतीयों को फांसी की सजा दी गई थी उस कांड के नाते, सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि हमारे खिलाफ नहीं होना है। अंग्रेज केवल ये मैसेज छोड़ना चाहते थे कि हमारे खिलाफ नहीं होना। ठीक इसी तरह का किस्सा जो हम 1857 की क्रांति को पढ़कर आ चुके हैं, उसके बाद भी हमने देखा था कि किस तरह की दमनकारी नीति ये अंग्रेज अपनाते थे। इसी तरह काकोरी कांड के बाद में भी कितना जल्दी इन्होंने अपनी तरफ से न्याय कर दिया और भारतीयों पे अन्याय कर दिया कि तुरंत इनको फांसी की सजा सुना दी और तुरंत फांसी दे भी दी गई। इसी तरह से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, फांसी का दिन था अगला 24 मार्च और 23 मार्च की ही शाम को फांसी दे दी गई। कितना भय, कितना खौफ था और कितना जल्दी काम को एग्जीक्यूट करते थे बाकी लोगों में भय का माहौल कायम करने के लिए। तो यहाँ पे खैर, यहाँ पे इरविन, काकोरी कांड भी, इरविन वाले मामले में जो पटरी पे बम लगाया था, इसके बाद भी चप्पे चप्पे पे पुलिस रहती थी, हर जगह क्रांतिकारियों को ढूंढा जाता था और जैसे ही ये मिलते इनको बहुत कड़ी सजाएं दी जाती थी। तो इस तरह का कार्य जो है वो अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी सरकार करती थी। यही तो अन्याय था। वो बात करते हैं अंग्रेजी सरकार के लोग, अंग्रेज क्या कहते थे, ब्रिटिशर्स, कि हम यहाँ पे सिविलाइज्ड करने आए हैं, लेकिन उनके खुद के कृत्य कितने ह्यूमैनिटी के खिलाफ हैं ये हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सेठ दिलसुख राय, अब संगठन के लिए नो डाउट आर्म्स के लिए भी धन की आवश्यकता तो हर समय रहती थी। अब धन संगठन को कभी कभी तो कुछ लोग दे भी दिया करते थे, लेकिन इसके बावजूद धन की आवश्यकता जो थी वो बढ़ती जा रही थी समय के साथ। जैसे जैसे संगठन बड़ा होता जा रहा था वैसे वैसे धन की आवश्यकता ज़्यादा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस सेठ दिलसुख राय के पास ये जानते थे कि ये अंग्रेजी सरकार का बहुत चापलूस है और उनके लिए ये कुछ भी कर सकता है, अंग्रेजी सरकार को ये धन उपलब्ध करवा सकता है, क्रांतिकारियों को नहीं देगा। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, भगत सिंह जो थे वो गवर्नर के पीए बन के पहुंचे, तो बढ़िया कोट पैंट टाई लगा करके और पहुंचे। अब यहाँ पे जब गवर्नर का पीए जाता है, ऑब्वियस सी बात है साथ में एक दो स्टाफ मेंबर और भी होते हैं, तो यहाँ पे राजगुरु बन गए थे क्लर्क और चंद्रशेखर आजाद बन गए थे चपरासी। अब इन्होंने जाकर के वहाँ पे थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा हिंदी में भगत सिंह ने बात करना स्टार्ट किया और इन्होंने कहा हम तुम्हें अंग्रेजी सरकार से
कुछ ओहदा दिलवाएंगे, हम तुम्हारा नाम बड़ा करेंगे, तो तुम्हें राय बहादुर की उपाधि मिलेगी। ये सारी इसको भरोसा दिलवा करके कि मैं जो हूँ, भगत सिंह ने ये पूरा भरोसा दिलवा दिया था कि मैं जो हूँ गवर्नर का पीए हूँ। तो ऐसे में सेठ दिलसुख राय जो है वो दौड़ा दौड़ा गया, अपनी तिजोरी से 25,000 रुपए निकाल कर ले आया और इनको पकड़ा दिए कि हाँ हाँ हुकुम, मैं तो आप ही की तरफ हूँ, मैं तो क्रांतिकारियों को 1 रुपया भी नहीं देता हूँ। सोचो ये सारी बातें भेष बदलकर ये तीनों ही क्रांतिकारी सुन रहे हैं कि सेठ दिलसुख राय क्या कह रहा है, और मनी मन हंस भी रहे हैं कि तुझे ही बेवकूफ बनाना था और तुझे ही बना भी रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे हालांकि सेठ दिलसुख राय को पता भी नहीं चला, वो तो तब जब पुलिस पीछे से आई, जैसे ही ये तीनों निकले धन लेकर के, 25,000 रुपए मिले, उनको लेकर चल दिए, वैसे ही पुलिस पीछा करते हुए आई और तब जाकर सेठ दिलसुख राय को पता चला कि वो तीनों तो क्रांतिकारी थे और इस व्यक्ति ने अपना माथा पकड़ लिया था कि मैंने धन किसको दे दिया है, मुझे कहाँ उपाधियां मिलने वाली हैं, मैं तो पैसों से भी हाथ धो बैठा। तो इस तरह से भी धन प्राप्त किया था। इसके अलावा हम जानते हैं कि साइमन कमीशन, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में डिटेल में कि साइमन कमीशन क्या था। पहले था कि आधे भारतीय होंगे इस कमीशन में, आधे अंग्रेज होंगे, लेकिन फिर सातों के सातों सदस्य अंग्रेज ही थे। और इसके अलावा यहाँ पे सर जॉन साइमन जो था वो इसकी अध्यक्षता कर रहा था, तो हम इसे साइमन कमीशन कह देते हैं। इसका विरोध पूरे भारत में हो रहा था, लेकिन हम बात कर रहे हैं लाला लाजपत राय की। लाहौर में विरोध प्रदर्शन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पे यहाँ पे इस समय में पुलिस अधीक्षक था स्कॉट, इसने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। लाला लाजपत राय और इन सभी आंदोलन विरोध करने वालों के पास किसी तरह का कोई हथियार नहीं था, निहत्थे थे, बहुत शांति प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी। इस भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने तुरंत लाठीचार्ज कर दिया और इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और फिर कुछ ही दिनों के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। हम कहने को कह देते हैं कि 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हुई, लेकिन एक्चुअल में हकीकत में ये हत्या की गई थी, अंग्रेजों के द्वारा लाला लाजपत राय की हत्या की गई थी। क्रांतिकारियों ने कहा अब हमें इस हत्या का बदला लेना है, लेकिन यहाँ पे मुश्किल क्या थी कि लाहौर में इस समय के अंदर बहुत ज्यादा संगठन के सदस्य मौजूद नहीं थे। उसके बावजूद यहाँ पे राजगुरु, जयगोपाल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, इन चारों ने मिलकर प्लान बनाया, एक पूरी तरह से योजना बनाई गई और जयगोपाल को कहा कि तुम स्कॉट पे पूरी तरह से नजर रखो, वो किस रास्ते से आता है, कितने बजे आता है, कितने बजे चौकी में पहुंचता है, कितने बजे चौकी से बाहर निकलता है। यानी रेकी करना, जो आप स्पाई की मूवी आज देखते हो जासूसों पे आधारित, वो उस समय में एग्जीक्यूट कर ले गए हमारे जो क्रांतिकारी थे। ऐसे इनको आज़ादी के दीवाने नहीं कह दिया जाता। सोचे ना ये अपने घर के लिए काम कर रहे थे, ना ये अपने घर के सदस्यों के लिए काम कर रहे थे, ये पूरे नेशन, पूरे देश के लिए काम कर रहे थे। तो कितना बड़ा काम था, इसीलिए हम इनके त्याग को, बलिदान को, इन्होंने जो संघर्ष किया उसको हम कभी नहीं भूलते हैं, है ना। तो यहाँ पे लाठीचार्ज का आदेश क्योंकि स्कॉट ने दिया था तो स्कॉट को मारने की योजना बनाई। जयगोपाल ने पूरी तरह से स्कॉट को पहचान लिया था और उसके आने जाने का सारा कुछ, सब कुछ ब्यौरा जो था वो टाइम टू टाइम नोट कर लिया था। अब यहाँ पे योजना ये थी कि चौकी के सामने राजगुरु, भगत सिंह और जयगोपाल जाएंगे। जयगोपाल अपनी साइकिल पे चैन चढ़ाएंगे, वो इशारा होगा एक तरह से कि हाँ भाई स्कॉट आ गया है, और ठीक उसी समय राजगुरु जो हैं वो गोली चलाएंगे, फिर भगत सिंह गोली चलाएंगे, और इन तीनों को ही बैकअप देने के लिए कि इन केस कहीं कोई त्रुटि, कोई भूल चूक हो जाती है तो डीएवी कॉलेज के पास की दीवार के पास ही खड़े थे चंद्रशेखर आजाद कि इनको बैकअप देने के लिए। अब यहाँ पे क्योंकि चंद्रशेखर आजाद तो जान ही पा रहे थे ना कि बाई चांस किसी की पिस्टल काम नहीं की, बाई चांस किसी ने इनको पहचान लिया और इनका पीछा करते हुए आ गया तो उसे रोकना कैसे है, और हुआ भी यही था। अब यहाँ पे हुआ यूं कि स्कॉट तो बाहर निकला नहीं था, सैंडर्स बाहर निकला और जयगोपाल ने इशारा कर दिया, राजगुरु ने गोली दाग दी। उसके बाद भगत सिंह ने सोचा कि जब काम कर ही दिया है तो अधूरा नहीं रहना चाहिए। भगत सिंह ने 5-6 गोलियां और दाग दी। सैंडर्स जो था वो वहीं पे गिर पड़ा और मारा गया, तो सैंडर्स की हो गई हत्या। इसके बाद में चानन सिंह एक सिपाही था, उसने तुरंत पीछा करना स्टार्ट कर दिया था इनका, और इसीलिए तो आजाद खड़े ही थे। आजाद ने पहले चानन सिंह को रोका था कि रुक जाओ, तुम भारतीयों का खून बहाना हमारे लिए कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, तो तुम बीच में मत आओ। लेकिन चानन सिंह भी बहादुरी दिखाने में था कि मैं इन अंग्रेजों का नमक खाता हूँ तो मैं इन्हीं के लिए वफादार रहूंगा। उसने फिर भी पीछा किया, तो फाइनली फिर चंद्रशेखर आजाद ने गोली मार दी थी चानन सिंह को। लेकिन हाँ, इस तरह के भारतीयों को गोली मारने का कोई उद्देश्य इनका, क्रांतिकारियों का नहीं रहता था,
ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली हत्या किसकी हुई? सैंडर्स की। सैंडर्स मारा गया। और इसमें शामिल कौन कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और जयगोपाल। और इवन आप समय देखिए, 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी और 17 दिसंबर 1928 को इस प्लान को एग्जीक्यूट कर लिया। हाँ, स्कॉट की जगह सैंडर्स मारा गया। बिल्कुल, सैंडर्स और चानन सिंह ये दोनों यहाँ पे मारे गए थे। इसके बाद अब एक्चुअल वाली जो मुश्किल थी वो तो अब आने वाली थी कि यहाँ पे लाहौर में मार तो दिया है सैंडर्स को, अब चप्पे चप्पे पे पुलिस है, लाहौर को छोड़ा कैसे जाए? अगर नहीं छोड़ते तो डेफिनेटली वहीं पे पकड़े जाते। अब जयगोपाल को भी, राजगुरु को भी, भगत सिंह को भी और आज़ाद को भी। आज़ाद तो माहिर थे भेष बदलने में, साधु का भेष धारण किया और चले गए लाहौर से बाहर। यहाँ पे हमने भगत सिंह को जब उनकी जीवनी को डिस्कस किया था उस समय पढ़ा था, जाना था हमने कि किस तरह से दुर्गा भाभी की मदद लेकर के राजगुरु अर्दली बन गए थे, भगत सिंह एक ऑफिसर बन गए थे और उनकी वाइफ बन गई थी दुर्गा भाभी। और अपने 3 साल के बेटे को लेकर के ये लोग फर्स्ट क्लास ट्रेन के डिब्बे में सवार होकर के लाहौर से निकल गए और पुलिस को भनक तक नहीं लगी थी कि ये लोग कहाँ चले गए हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, इस तरह के प्लान को एग्जीक्यूट करना, आप कभी सोच कर देखिए कि आपने कोई छोटी सी गलती की है और वही व्यक्ति आपके ठीक सामने होता है, आपकी नजरें, आपका शरीर आपका साथ ही नहीं देता है, आप ना कंपकंपा जाते हैं, है ना, आपके हाव भाव बदल जाते हैं चेहरे के। सोचिए उन अंग्रेजों के सामने जो पता था इनको पहले से कि अगर पकड़े गए तो हमें छोड़ा नहीं जाएगा, हम बच नहीं पाएंगे, हमें बहुत कठोर सजा दी जाएगी और ये जो क्रांति है, जो हमारा संगठन है वो टूट जाएगा और हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। चिंता उद्देश्य की भी तो थी ना कि उद्देश्य पूरा होना चाहिए। हाँ ठीक है, फांसी मिल जाए, सजा मिल जाए, कोई बात नहीं, उद्देश्य पूरा होना चाहिए। तो इनको ये भी तो था ना कि संगठन टूट गया, उद्देश्य कैसे पूरा होगा? तो यहाँ पे बचना इसलिए भी जरूरी था। इसके बाद हम जानते हैं कि आनंद भवन में, जैसा कि हमने इंट्रो पढ़ते समय पढ़ा कि आनंद भवन इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद और मोतीलाल नेहरू के बीच बातचीत हुई। यहाँ पे मोतीलाल नेहरू जो थे वो बहुत प्रभावित थे चंद्रशेखर आजाद से। चंद्रशेखर आजाद से कौन प्रभावित नहीं था? आजाद को एक बार 3 पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और वो पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे, यानी पुलिस की वेशभूषा में नहीं थे, सिविल ड्रेस में थे। जैसे ही आजाद को तीनों ने पकड़ा, आजाद समझ गए थे कि ये जो ग्रामीण वेशभूषा में जो तीनों लोग हैं ये पुलिस वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से ट्रेनिंग होती है, पकड़ना सिखाया जाता है, उससे आजाद समझ गए थे। आजाद ने तीनों को धकेलते हुए, क्योंकि बहुत ही हष्ट पुष्ट थे, आप डोले शोले कहते हो ना कि बॉडी शॉडी बनाई हुई है, आजाद एक्चुअल में नेचुरल बॉडी लिए हुए थे, बहुत हष्ट पुष्ट, बहुत सुडौल उनका शरीर था, बहुत सुगठित। तो आजाद जो है उन्होंने तीनों को धक्का दिया और सामने जाकर खड़े हो गए और जाकर कहा कि देखो, भारत माता के सपूत तुम हो, भारत माता का सपूत मैं हूँ, मैं बिल्कुल क्रांति में लगा हुआ हूँ और भारत को आज़ाद करवाने में लगा हुआ हूँ। अगर तुम तीनों मुझे मारना ही चाहते हो मैं मना नहीं करूँगा, पर पहले बैठकर बातचीत कर लो। तीनों बैठ गए। फिर तीनों ने बताया कि हुआ क्या, हम सेना क्यों नहीं लेकर आए, क्योंकि तीनों ही पुलिस अधिकारी थे। उन्होंने कहा क्यों नहीं लेकर आए, क्योंकि अगर पता चलता कि हम यहाँ सेना लिए हुए बैठे हैं तो आज़ाद रास्ता बदल देता, तो तुम रास्ता बदल देते, तो इसलिए हम पुलिस सेना नहीं लेकर आए, हम तीनों ही आए कि हम 3 तो बहुत हैं आज़ाद के लिए। आज़ाद से उनकी ऐसी बातचीत हुई कि उन्होंने आज़ाद को अंत में ये कहा कि हमने आपको पकड़ा है, ये बात कभी किसी को पता भी नहीं चलेगी, क्योंकि अंग्रेज़ों को अगर पता चल गई तो हमारी नौकरी चली जाएगी और हम बाल बीवी बच्चों वाले आदमी हैं, तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो ये बात कभी किसी को नहीं पता चलेगी कि हमने आपको कभी पकड़ा था। तो सोचिए, व्यक्तित्व से प्रभावित बहुत लोग हुए थे आज़ाद से। आज़ाद से मोतीलाल नेहरू भी बहुत प्रभावित हुए थे। तो यहाँ पे इनकी बातचीत हुई। मोतीलाल नेहरू ने इनको स्पष्ट एक संदेश देना चाहा, इन द सेंस एक क्लियर बात रखी कि आखिर आप लोग क्रांति के रास्ते पे चलकर बहुत छोटा सा, बहुत थोड़े से लोग हैं आपके पास, ये ब्रिटिश सरकार जो ये दिखाई दे रही है आपको, ये पूरा सिस्टम जो दिखाई दे रहा है, इनके पास जितनी आर्म्स है, जितनी सेना है, जितनी फौजें हैं, आप उनका मुकाबला कर पाएंगे? किस तरह से कर पाएंगे, आप मुझे ये बताइए। लेकिन आज़ाद वो इतने आत्मविश्वास, इतने कॉन्फिडेंट थे, अपनी बात को सटीक तरीके से रखते थे। फाइनली आज़ाद तो ये जानना चाह रहे थे मोतीलाल नेहरू से, और इवन एक बार जवाहरलाल नेहरू से भी आज़ाद की बातचीत हुई थी।
आज़ाद ये जानना चाह रहे थे कि आखिर जब आज़ादी मिल जाएगी उसके बाद इन क्रांतिकारियों पे जो केस मुकदमे चल रहे हैं या इनको जो सज़ा सुनाई गई है उसका क्या होगा। आज़ाद इस बात को जानने में, क्योंकि आज़ाद को लग रहा था कि जो बाकी पीछे बचे हुए साथी हैं या जो काले पानी की सज़ा भुगत रहे हैं या जिनको फांसी की सज़ा हुई है लेकिन अभी तक दी नहीं गई है, उन सब का क्या होने वाला है, या जिन्हें उम्र भर का कारावास मिला है उनका क्या होने वाला है। तो आज़ाद को ये चिंता भी सताती थी कि आखिर साथियों का क्या होगा। तो यहाँ पे आनंद भवन में एक छोटी सी मुलाकात हुई थी इनकी। अब यहाँ पे फाइनली 1929 की घटना को अगर हम डिस्कस करें तो इस समय के अंदर एक फिर से प्लान बनाया गया। और प्लान क्यों बनाया गया था, उसके पीछे कारण क्या था कि ये जो ब्रिटिश सरकार थी ये बहुत ही बदमाश थी। ये पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल ला रही थी। क्यों ला रही थी? शोषण का शिकंजा और ज़्यादा कसने के लिए, हमारी बेड़ियों को और ज़्यादा टाइट करने के लिए। किसी तरह का कोई मानवता या भारतीयों के लिए काम नहीं कर रहे थे ये लोग। तो यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी बिल कोई पब्लिक के लिए नहीं था। ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इससे मजदूरों के हड़ताल करने पे भी पाबंदी लगाई जा रही थी। इस तरह के बिल का विरोध करने की सोची, उसकी ठानी, निश्चय किया था भगत सिंह ने। भगत सिंह ने जब योजना सुनाई आज़ाद को तो आज़ाद ने कहा, अगर भगत सिंह तुम खुद ही अपनी गिरफ्तारी करवा दोगे तो ये अंग्रेजी सरकार तुम्हें फांसी की सजा देगी। तुम ये काम मुझ पे छोड़ो, मैं असेंबली में बम का धमाका करता हूँ, मैं इस बहरी सरकार को जगाने का काम करता हूँ, लेकिन तुम भगत ये काम मत करो। इसके पीछे देखिए कारण एक और भी था। आज़ाद जो थे वो ऑलरेडी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जैसे अपने साथियों को खो चुके थे। अब यहाँ पे आज़ाद भगत सिंह को नहीं खोना चाहते थे। तो ऐसे में आज़ाद चाह रहे थे कि भगत सिंह ना जाएं, इस पूरी योजना में भगत सिंह बम फेंकने में इंक्लूड ना हो। लेकिन भगत सिंह ने अपनी पूरी बात समझाई, आज़ाद समझ भी गए। इसके बाद में यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि भगत सिंह और उनका साथ देने के लिए बटुकेश्वर दत्त राजी हुए। इन दोनों ने इस बिल के अगेंस्ट, इस बिल के विरोध में यहाँ पे 8 अप्रैल को इस बिल पे चर्चा होनी थी, बहस होनी थी। इसी के अंदर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल में एक ऐसी खाली जगह पे बम फेंका जहां पे किसी की कोई चोट ना आए, कोई आहत ना हो। यहाँ पे बम फेंका और साथ ही साथ इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए खुद की गिरफ्तारी करवाई। और यहाँ पे बाकायदा जिस समय ये केस चल रहा था कोर्ट में, बिल्कुल यहाँ पे भगत सिंह ने ये बात रखी थी कि अगर हमारा उद्देश्य किसी की हत्या करना, किसी को मारना होता तो यहाँ पे 8 अप्रैल के दिन साइमन कमीशन, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की हत्या हुई थी, वही साइमन यहाँ पे मौजूद था। वो व्यक्ति साइमन जो अध्यक्षता कर रहा था वो मौजूद था यहाँ पे। तो हत्या करना उद्देश्य नहीं था। इसमें भी आप सोचिए, इस असेंबली में भी आज़ाद जो हैं वो असेंबली में पहुंच गए थे। और जैसे ही समय हुआ कि अब बम का धमाका करना ही है, बम फोड़ना ही है, वैसे ही आज़ाद ने इशारा करके अलविदा कहते हुए असेंबली से बाहर निकल गए। और उसके बाद भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने यहाँ पे बम फोड़ा था। तो यहाँ पे असेंबली हॉल में इनकलाब जिंदाबाद और बाकायदा इन्होंने पर्चे फेंके थे कि इस बहरी सरकार को जगाने के लिए, इस बिल का विरोध करने के लिए हमने ये धमाका किया है। इसके बाद भगत सिंह, जैसा कि पहले से अंदाजा ही था कि इनको फांसी की सजा दी जाएगी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, फांसी की सजा दी गई। क्योंकि यहाँ पे इन अंग्रेजों को ये भी पता चल गया था कि सैंडर्स की हत्या जिस पिस्टल से हुई है वो भगत सिंह की थी, तो इनको सजाए मौत दी गई। हमने जब भगत सिंह की जीवनी को पढ़ा था तब हमने इस बात को डिटेल से जाना था कि किस तरह से इनको फांसी की सजा दी गई थी। यहाँ पे बटुकेश्वर दत्त को, जिसने साथ दिया था यहाँ पे भगत सिंह का, उनको काले पानी की सजा दी गई थी। लेकिन आज़ाद तो आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। वीरभद्र तिवारी, ये जो वीरभद्र तिवारी था इसने विश्वासघात किया था। ये वीरभद्र तिवारी वो व्यक्ति है, वो क्रांतिकारी है जिसे काकोरी कांड के समय, काकोरी ट्रेन डकैती के समय इसको भी गिरफ्तार कर लिया था। क्योंकि अंग्रेज सरकार किसी भी क्रांतिकारियों के द्वारा की गई घटना के बाद करते क्या थे, सबको पकड़ के जेल में ठूंस दिया करते थे। इस वीरभद्र तिवारी को भी जेल में रखा गया और कहते हैं बहुत रहस्यमय तरीके से अंग्रेजों ने इस वीरभद्र तिवारी को रिहा कर दिया था। क्योंकि यहाँ पे ये अंग्रेजों का मुखबिर बन गया था और इसने जितने भी क्रांतिकारियों के, जितने भी साथी सदस्यों के इसको ठिकाने पता थे, इसने वो बता दिए। और अंत में इसने विश्वासघात किया चंद्रशेखर आज़ाद के भी साथ में। यहाँ पे
27 फरवरी 1931 का वो दिन था। अल्फ्रेड पार्क, जिसका नाम अब चंद्रशेखर आजाद पार्क रख दिया गया है, इलाहाबाद, जिसका नाम अब वर्तमान में प्रयागराज है, तो यहाँ पे अल्फ्रेड पार्क में आजाद थे और इसने बकायदा मुखबिरी कर दी थी। अंग्रेजों को पता था। यहाँ पे पुलिस सुप्रिंटेंडेंट नॉट बावर जो था ये पहुंचा था और इसने आकर के आजाद से पूछा कि तुम लोग कौन हो। आजाद ने बदले में फायरिंग की। यहाँ पे लगभग 20 मिनट तक पुलिस के और चंद्रशेखर आजाद के बीच फायरिंग चलती रही थी और अंत में जैसा कि आजाद ने कहा था कि मुझे जीवित अवस्था में जीते जी कभी भी ये अंग्रेज सरकार, ये अंग्रेज पुलिस कभी पकड़ नहीं पाएगी, तो आजाद ने कभी ऐसा होने भी नहीं दिया। अंत समय तक जब उन्हें लगा कि उनकी पिस्टल में, उनका माउजर पिस्टल था और जैसा कि हमने पहले बात की थी कि उनका निशाना अचूक था, जिसके बारे में नॉट बावर ने कहा था कि आजाद जैसा अचूक निशाना बहुत ही कम लोगों का होता है, मैंने नहीं देखा। तो यहाँ पे जब आजाद को लगा कि पिस्टल में गोलियां खत्म होती जा रही हैं, तो उन्होंने जो गोली है वो लास्ट में अपने सर पे लगाई और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। लेकिन आजाद तो आजाद ही थे और आजाद ही रहेंगे। तो आजाद, चंद्रशेखर आजाद, जो मरकर भी अमर हो गए। लेकिन यहाँ पे देखिए, चंद्रशेखर आजाद जब उन्होंने खुद को ही गोली मारी, उसके बाद भी इन अंग्रेजों में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आजाद के पास जाकर ये देख लें कि आजाद क्या जिंदा हैं या बस वो सच में मर चुके हैं। इनके पास जाने की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। बकायदा इन्होंने और फायरिंग की और जब ये इस बात के लिए श्योर हो गए कि हाँ भाई आजाद मर चुके हैं, तब वो आजाद के पास गए। फिर उनकी पहचान की गई, उनकी तलाशी ली गई, फिर उनको पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी को भेजा गया और ये सब कोई बहुत सभ्य तरीके से इन्होंने नहीं किया था। और इवन आजाद की बॉडी को इन्होंने उनके घर वालों को, रिश्तेदारों को देकर के अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया था, क्योंकि इनको भय था कि इस वीर क्रांतिकारी के लिए पूरा जुलूस, पूरा हुजूम उमड़ जाएगा और ये लोग, इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी कि हम उसे संभाल नहीं पाएंगे, हमारी सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। इतना डर था इन अंग्रेजों को, तो पास तक नहीं जा पा रहे थे। ऐसा खौफ था कि आजाद जा चुके थे इस दुनिया से, उसके बावजूद ये आजाद के पास तक नहीं जा पा रहे थे। कुल मिलाकर यहाँ पे आजाद का खौफ जो था वो आजाद के मरने के बाद भी कायम था इन अंग्रेजों में, कि जिस जामुन के पेड़ के नीचे आजाद की मृत्यु हुई थी, उस जामुन के पेड़ को ही इन अंग्रेजों ने कटवा दिया और रातों रात उसे किसी दूसरी जगह फिकवा दिया। सोचिए आप। लेकिन वहां पे बाद में फिर से जामुन का पेड़ लगाया गया। अब आजाद का स्टैचू है वहां पे। आजाद, बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद वो हैं जो मरकर भी अमर हैं, हमारे दिलों में वो हमेशा जिंदा हैं। चाहे सरकारें, सिस्टम उन्हें याद रखे ना रखे, उनके लिए कार्य करे ना करे, फर्क नहीं पड़ता है। जैसा हमने भगत सिंह की जीवनी को पढ़ते समय भी कहा था कि इन बातों से फर्क नहीं पड़ता कि सरकारें और सिस्टम क्या कर रहे हैं। ये आज़ादी के ऐसे दीवाने थे कि इनका संघर्ष, इनका त्याग, इनका बलिदान हम कभी नहीं भूल सकते, है ना। ये हमेशा हमारे दिलों में जिंदा हैं। सभी शहीदों को, सभी संघर्ष, स्वतंत्रता सेनानियों को, सभी संघर्ष करने वालों को, जिन्होंने आज़ादी के लिए, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपना जीवन त्याग दिया, इतना बलिदान किया, उन सभी को हम सत सत नमन करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज़ाद के जीवन के बारे में जानकर, कुछ रोचक किस्से, कहानियां जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।